ये जो जातीय राजनीति है, चूँकि आपने तो पूरी विरासत देखी है पिताजी की राजनीति से लेकर अभी की राजनीति, ये मानते हैं कि राजनीति में एक धब्बा है, इससे नुकसान है राजनीति में? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल है। क्योंकि जहाँ आप हर चीज़ में मेरिट देखते हैं, पढ़ाई में मेरिट देखते हैं, हर जगह योग्यता मेरिट पे आधारित होती है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना योग्य है। वहाँ पर जब इस तरीके की विषय आते हैं, तो आप कितने भी योग्य हों, लेकिन बाद में सामने आपके एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो योग्यता हो या ना हो, लेकिन अगर उसका समीकरण ठीक है, तो उसका बोलबाला हो जाता है। कि जो अब की पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी थोड़ा जातीय उसमें कम विश्वास करती है। जो इस समय का यूथ है, वो यूथ थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जाति व्यवस्था में उसका कम रुचि है। अगर वो पढ़ लिख के मेरिटोरियस बच्चा है, तो वो सबको लेके चलना लेकिन चाहेगा। यूजीसी पे तो बहुत हंगामा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। क्योंकि देश का नौजवान जो है, वो भारत को विकसित भारत में ही अपना विकास भी देख रहा है। ताकतों की आपने बात की, कौन-सी वो ताकतें आपको लग रही हैं जो नहीं चाहते हैं कि यूजीसी ऐसी ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी जी को पचा नहीं पाती हैं, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप नहीं पचा पाती हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं जो ऐसी राजनीति करते हैं जो मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं। एक और भी मुद्दा है एसआईआर का, वही कन्फ्यूज़न एसआईआर को लेकर भी है। गाँव में जाइए वो कहते हैं कि भैया हम यूँ ना करें, हमारा पूरा पैसा उड़ जाए अकाउंट से। देखिए एसआईआर इसको अगर सही शब्दों में कहें, तो यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। तो जो ये शुद्धिकरण एसआईआर के माध्यम से हो रहा है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर। तो रिवीजन का मतलब ये है कि वही मतदाता इस मतदाता सूची में रहें जो इस क्षेत्र में रहते हैं। एसआईआर को आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, पर इस शुद्धिकरण का खामियाजा कहीं बीजेपी को ना भुगतना पड़े क्योंकि 2 करोड़ लगभग 70 लाख वोट कटे हैं। शहरी क्षेत्रों के भी कटे हैं, उन क्षेत्रों के भी कटे हैं जहां बीजेपी बाहुल समर्थक थे, वोटर्स थे। तो शुद्धिकरण से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा पार्टी को? देखिए मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर पुनः उस बात पे जा रहा हूँ कि ये शुद्धिकरण उन मतदाताओं का है जो मतदाता वहां रहते हैं। लखनऊ में एक-एक व्यक्ति के 2-2 बार 3-3 जगह पर वोट थे, क्योंकि उसकी 2-3 बार शिफ्टिंग हुई। तो उसकी शिफ्टिंग में वो नया वोट तो उसने बनवाया, लेकिन पुराना कैंसिल नहीं किया। एसआईआर की प्रक्रिया में अब चूंकि वोट आपका एक ही जगह रहेगा, ये भी शुद्धिकरण में हो रहा है कि आपका ऑप्शन है कि आपको अब कहाँ रहना है वोटर। तो आप एक जगह जहां वोटर रहेंगे तो ये डुप्लीकेशन वाला काम भी खत्म हो रहा है, जो डबल ट्रिपल। अब बहुत सारे लोग थे जो शहर में वोटर भी थे और मूल अपने गांव में भी वोटर थे। लेकिन अखिलेश तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। देखिए उनका यह सोचना इसलिए क्योंकि अ, वो लोग जाति धर्म पे ज्यादा फोकस करके राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। जो बात आपने विपक्ष के नेता का नाम लेकर कहा है, ये लोग उन पॉकेट्स पर फोकस करते हैं। इनके धरने प्रदर्शन में उन्हीं टीम्स को ये लेकर जाते हैं। ये इनकी भीड़ का हिस्सा हैं, इनकी वोट का हिस्सा हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम किया है और मैंने भी अपने क्षेत्र में जाकर इसकी जांच स्वयं की थी और मैं हैरत में था कि इनके पास सब तरीके के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। एक डॉक्टर, समाज सेवी और एक बड़ा राजनेता, लेकिन व्यक्ति सिर्फ एक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ नॉर्थ से बीजेपी विधायक नीरज बोरा की, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज के हमारे इस हो हल्ला पॉडकास्ट में नीरज बोरा जी हमारे साथ हैं, तो देर ना करते हुए सीधे उनसे बात करते हैं और जनता के सवाल और हमारे सवालों का वो जवाब देंगे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, अभी जैसा मैंने अपने ओपनिंग एंकर में बोला कि एक डॉक्टर, एक समाज सेवी और एक नेता, नीरज बोरा क्या है? देखिए मैं यूँ कहूँ तो पैदाइशी रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं एक समाज सेवी हूँ, क्योंकि मैंने ये संस्कार अपने पूज्य पिता स्वर्गीय डीपी बोरा जी से प्राप्त किए। और मुझे लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय पिताजी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के लखनऊ के अध्यक्ष थे और उन्होंने उसी साल विधानसभा का चुनाव लड़ा था।
चूँकि परिवार में अगर कोई इस क्षेत्र में होता है तो जो बच्चे होते हैं वो भी धीरे धीरे उस से प्रभावित होते हैं, उन कार्यों को देखते हैं, उनके अंदर भी उन संस्कारों का हो जाना एक निश्चित रूप से संभव है। और मुझे लगता है कि अच्छा, चूँकि मन में एक पढ़ने की इच्छा थी, चिकित्सक बनने की इच्छा थी, तो वो भी पूरी की। और चिकित्सक बनने के बाद पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छे से उस कार्य को करूं, तो मैंने अपने अस्पताल की स्थापना की, अस्पताल को विधिवत चलाया और आज भी चल रहा है। और चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप के पास जो व्यक्ति आपसे मिलने आता है वो दुखी रहता है, रोता हुआ व्यक्ति होता है, और चिकित्सक का एक ही प्रयास होता है कि मेरे माध्यम से उस व्यक्ति के होठों पर मुस्कुराहट आ जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो समाज सेवा का एक बहुत अच्छा अभिन्न अंग है। तो उस क्षेत्र में रहते हुए मुझको बहुत अच्छा था और मैं बहुत संतुष्ट भी था, मैं यूँ कह सकता हूँ। जगह जगह पर कैंप्स लगाना, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाना और चैरिटेबल सर्विसेज देना, वो काम मैं बड़ी संतुष्टि से कर भी रहा था। समाज सेवा से राजनीति में आना, हाँ, ये आपका अपना फैसला था कि जो ये विरासत में मिला है वो था? मैं कह सकता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। जब मेरे पूज्य पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने लगा और उनको एक न्यूरो की प्रॉब्लम थी, पार्किंसन, वो डेवलप हो गई, तो वो अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड महसूस करने लगे और उनको लगा कि अभी बहुत कुछ करना शेष है लखनऊ में। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि अगर हो सकता है तो तुम इस मेरे अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करो और इस क्षेत्र में, क्योंकि तब तक मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को स्थापित कर चुका था और पिताजी को लगता था कि अब वो मेरे अंदर वो सारी योग्यताएं हो चुकी हैं कि मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल करियर के 15 साल बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं राजनीति में आऊँ, और फिर वो राजनीति भी बड़ा संघर्ष भरा इतिहास है। आजकल तो अधिकतर राजनेता अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, ठीक है, सबकी एनजीओ चल रही है, किसी का फाउंडेशन चल रहा है। हम आपकी चूंकि बात कर रहे हैं तो सफेद कोट से खादी तक के सफर में आपके लिए चुनौतियां कहाँ पर आई? चुनौतियां निश्चित रूप से आई, क्योंकि अगर आप भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो भारतीय राजनीति में आज़ादी के समय जो चुनाव हुए और जो आज चुनाव होते हैं उसमें बड़ा अंतर है। और अंतर इस दृष्टि से है कि पहले समाज सेवी ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता था। जो समाज सेवी है, जो काम करता है, जो लोगों की सुनता है, लोगों के लिए काम करता है। लेकिन एक कालखंड भारतीय राजनीति में ऐसा आया जहाँ पर अचानक जातीय राजनीति का बोलबाला हो गया। बिल्कुल। और जातीय राजनीति का मैं यूँ कहूँगा कि ऐसा विष हुआ कि फिर वहाँ पर आपकी समाज सेवा का कहीं कोई मेरिट नहीं रह गई। और समाज में भी इस बात की गणना होती है, क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, कि आप किस जात से हैं, आपकी जात के लोग आपके साथ कौन कौन सी जातियां हैं, आप किस दल से हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जातियां उस दल के समर्थन में हैं। तो यह एक जरूर निश्चित रूप से एक परिवर्तन है। मैं यूँ कहूँगा जब मुझे पिताजी राजनीति में थे तब वह विषय नहीं था, उस समय हम लोगों को ऐसा विषय सामने नहीं आया, लेकिन आज वह विषय है। और कुछ भी हो, कोई भी दल हो, आज आपको टिकट भी आपकी जाति के आधार पे ही मिलता है। किसी भी दल के लिए मैं कह रहा हूँ, आपका जो कोटा है ना, वो कोटे में ही मिलता है, तो उस कोटे में संघर्ष होता है। क्या ये जो जाति राजनीति है, क्योंकि आपने तो पूरी विरासत देखी है पिताजी की राजनीति से लेकर अभी की राजनीति, ये जो जाति राजनीति ये साफ है हावी है इस समय राजनीति पे? प्रदेश की राजनीति की बात करें, अन्य राज्यों की या देश की जाति राजनीति सबसे प्रमुख है। ये मानते हैं कि राजनीति में एक धब्बा है। अगर राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हो सकता है इसको किसी का फायदा मिला हो इससे, लेकिन राजनीति के ऊपर एक ये कलंक जाति राजनीति का जो लगा है, पब्लिक भी ये बात कहती है, तो इससे नुकसान है राजनीति में? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ आप हर चीज़ में मेरिट देखते हैं, पढ़ाई में मेरिट देखते हैं, हर जगह योग्यता मेरिट पे आधारित होती है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना योग्य है। वहाँ पर जब इस तरीके की विषय आते हैं तो आप कितने भी योग्य हों, लेकिन बाद में सामने आपके एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो योग्यता हो या ना हो, लेकिन अगर उसका समीकरण ठीक है तो उसका बोलबाला हो जाता है।
तो अगर धीरे धीरे करके, वैसे तो हमें ये मानना है, मेरा मत भी है कि जो अब की पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी थोड़ा जातीय उसमें कम विश्वास करती है। जो इस समय का यूथ है वो यूथ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जाति व्यवस्था में उसका कम रुचि है। अगर वो पढ़ लिख के मेरिटोरियस बच्चा है तो वो सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन यूजीसी पे तो बहुत हंगामा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। यूजीसी का नियम तो 2012 से लागू है, और मैं आपको बता दूं, यह तो जो इसमें नियमों में थोड़ा संशोधन आया है, वो संशोधन भी एक माननीय न्यायपालिका के सुझाव पर हो रहा है कि इसमें संशोधन लाया जाए। मैं ये बात मानता हूँ कि इन संशोधन से लोगों का जो मत है, जो लोगों को नाराज़गी है, उसमें कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारी सरकार इस पर विचार करेगी, और उसमें कुछ संशोधन, जनता कुछ संशोधन चाहती है कि उसके साथ, ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई जाति ना हो, और अगर वह दोषी नहीं है और अगर किसी ने झूठा उसको इसमें फंसाने का प्रयास किया है तो उसके लिए भी एक दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ हद तक वो सही भी है, तो वो मुझे लगता है उस पर समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये विषय जो है कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं कि वो ये पचा नहीं पा रही हैं कि देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो सारी दुनिया में सराहना है, देश को आगे बढ़ाने की सोच है, 2047 में विकसित भारत बने इसकी सोच है, तो इसको किस तरीके से हम कमज़ोर करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पर सकारात्मक दृष्टि से एक निर्णय आएगा, और जो देश की जनता निश्चित रूप से स्वीकार करेगी, क्योंकि देश का नौजवान जो है वो भारत को विकसित भारत में ही अपना विकास भी देख रहा है। ताकतों की आपने बात की, कौन सी वो ताकतें आपको लग रही हैं जो नहीं चाहते हैं कि यूजीसी? ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी जी को पचा नहीं पाती हैं, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप नहीं पचा पाती हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं जो ऐसी राजनीति करते हैं जो मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं, और विपक्ष की ताकतें भी हैं। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो विपक्ष खुलकर बोलता, लेकिन यूजीसी पे तो विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष बोल नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष पीछे से अपने लोगों को लगाकर, और वो उस चीज़ को फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है। फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो राजनीति उसकी करते हैं और दूसरी तरफ फ्रंट फुट पे कैसे खेलेंगे। उन्हें मालूम है कि मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, और जाएगा उनका जरूर, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया है, और आने वाले समय में भी मोदी जी का नेतृत्व बना रहेगा और ये देश आगे बढ़कर रहेगा। तो क्या मानते हैं यूजीसी से 2027 में या 29 में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होना है? देखिए, ये सब क्षणिक है, जो अभी नाराजगी का बुलबुला है। मुझे मालूम है कि अगले 15-20 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो केंद्र सरकार जितनी योजनाएं लाती है, हम थोड़ा इतिहास पीछे से जाते हैं, नोटबंदी का फैसला आया, इसके बाद धारा 300 जो कश्मीर में हटाई गई है उसका मामला आया, अभी ये है, ऐसे कई बड़े फैसले लेती है सरकार और इम्प्लीमेंट कर देती है, फिर उस पर विरोध बहुत तेज़ी से होता है, हालांकि वो बाद में शांत हो जाता है। जो चूँकि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, तो बतौर पत्रकार जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि पब्लिक को योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती है। जैसे आपने यूजीसी की अभी बात कही, यूजीसी में सिर्फ यही चल रहा है सवर्ण वर्सेस ओबीसी और अदर बैकवर्ड, ठीक है, पर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ये मामला ही नहीं है, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं जनता को अपनी योजनाओं के बारे में? हो सकता है कुछ हद तक आप सही कह रही हो, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो आज का नहीं है। आरक्षण का मुद्दा तो संविधान जब बना था उसी में उसकी मानक तय कर दिए गए थे। आरक्षण तो आज कोई नया लागू नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल। आरक्षण की आड़ में दूसरे लोग परेशान ना किए जाएं, उस विषय पर चिंतन है और उस विषय पर कुछ काम होना चाहिए, सिर्फ उतनी बात है। हमें यही बताना है लोगों को, और निश्चित रूप से आपने सही कहा, हमें उन युवाओं को, उन देश के लोगों को वहाँ तक वो बात पहुँचानी होगी, और आने वाले समय में उसे किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि करना भी चाहिए। एक और भी मुद्दा है एसआईआर का, वही कन्फ्यूज़न एसआईआर को लेकर भी है। गांव में जाइए, वो कहते हैं कि भैया हम यूँ ना करें, हमारा पूरा पैसा उड़ जाए अकाउंट से,
तो उन लोगों को ऐसे भ्रमित किया गया है कि आप एसआईआर की जानकारी देंगे तो आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। देखिए, एसआईआर एक प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है। उत्तर बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश में 2003 में वो प्रक्रिया हुई थी और यह जरूरी है। इसको अगर सही शब्दों में कहें तो यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का लेते हैं, लखनऊ का लेते हैं, तो लखनऊ में हो सकता है 20 साल पहले आप रहते रहे हो बिल्कुल। और आप जिस समय रह रहे थे उस समय आपने लखनऊ में अपना वोट बनवा लिया। उसके बाद आप उड़ीसा चली गई। उड़ीसा जाने के बाद उड़ीसा में आपने कुछ साल प्रवास किया। बिल्कुल। जब वहां रही होंगी तो आपने अपना उड़ीसा में कहा होगा कि मैं यहाँ वोट डालूंगी, तो आपने वहां वोट बनवा लिया होगा। तो अब वो वोट, आप चूंकि आप उड़ीसा में प्रवास कर रही हैं और यहां से गई हैं, तो यहां पर आपका वोट चल रहा है, वो लिस्ट में बराबर दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह मतदाता अब यहां रहता नहीं है। तो जो ये शुद्धिकरण एसआईआर के माध्यम से हो रहा है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर। तो रिवीजन का मतलब ये है कि वही मतदाता इस मतदाता सूची में रहें जो इस क्षेत्र में रहते हैं। अब 20 वर्ष हो गए, 2003 के बाद 2025-26 में हम लोग कर रहे हैं, तो इस 20 वर्ष में एक बड़ी सूची रही होगी जिनमें जो लोग दिवंगत हो गए होंगे। आपको मैं बता दूं, अभी जो मेरी विधानसभा है उसमें लगभग 16,000 लोग मृतक पाए गए। अब मेरे ही पूज्य माताजी पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनका नाम था। अब इतना कष्ट कोई करता नहीं है कि वो जब वो दिवंगत हुए तो जाकर हम तुरंत उनका फॉर्म जमा करें, वहां पर वो करवाएं कि भाई इनका नाम काटिए। यह जो एसआईआर की प्रक्रिया ये इसीलिए है कि अब वो दिवंगत लोग जो नहीं रहे उनका नाम सूची से हट जाए। तो एक्चुअली में जो आपको एसआईआर में के बाद मतदाता सूची मिलेगी, ये वही मतदाता होंगे जो इस क्षेत्र के रहने वाले होंगे। शुद्धिकरण की आपने जो एक बात की, पहले उस पर बता दूं कि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं, वह एक ऐसी प्रक्रिया हुई क्योंकि आपको मालूम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव होते हैं उसमें लोग मकान बना के रहते हैं और वहां पर क्योंकि गांव के लोगों की जो मकान होते हैं और जो जमीन होती है उसकी कोई कागज पत्र नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ग्राम प्रधानों ने एक मुहिम ये चलाया कि भाई अगर तुमने एसआईआर वहां करा लिया तो हम तुम्हारा गांव के परिवार रजिस्टर से नाम काट देंगे। और परिवार रजिस्टर से तुम्हारा नाम कट जाओगे तो तुम गांव के रहने वाले नहीं रहोगे, तो हो सकता है तुमको अन्य योजनाओं में नुकसान हो जाए। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें धन्यवाद देना चाहिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी का, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो गांव में रहने वाले मकान के ओनर्स थे, उनके पास जो कागज नहीं थे, उनको घरौनी देने का काम किया। अब उन्हें जो घरौनी मिली है वो एक्चुअल में उनकी ओनरशिप का टाइटल हो गया है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ के आसपास घरौनी वितरित की गई है। और वो घरौनी के आधार पर अब आप लोन भी ले सकता है। गांव में व्यक्ति जो उसको कहीं कुछ नहीं मिल पाता था, वो घरौनी उसकी ओनरशिप का कार्ड हो गया, तो अब कोई उसका घर नहीं लेने वाला है, किसी योजना में उसका नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये एक भ्रम की स्थिति पैदा की है जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों ने इस बात का एहसास किया है और लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम 300 दिन लखनऊ में रहते हैं और कुछ दिन गांव में व्यतीत करते हैं तो हमें वोट वापस बनवाना चाहिए। लोग समझ रहे हैं। वहां भी मैं यही कहूंगा कि समझाने में फेर हो गया, लोगों को जानकारी कम रही और धीरे धीरे लोग वोट बनवाएंगे अपना। एसआईआर को आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, पर इस शुद्धिकरण का खामियाजा कहीं बीजेपी को न भुगतना पड़े, क्योंकि 2 करोड़ लगभग 70 लाख वोट कटे हैं। शहरी क्षेत्रों के भी कटे हैं, उन क्षेत्रों के भी कटे हैं जहां बीजेपी बाहुल समर्थक थे, वोटर्स थे। तो शुद्धिकरण से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा पार्टी को? देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर पुनः उस बात पर जा रहा हूँ कि ये शुद्धिकरण उन मतदाताओं का है जो मतदाता वहाँ रहते हैं। और नुकसान की जो बात आपने की, तो इसमें भी एक अंतर है। श्रुति जी देखिए, आज आप अलीगंज में रहती हैं, बिल्कुल। आपने अलीगंज में मकान लिया और आपने वोट बनवा लिया, फिर बाद में आपने अपना एक नया मकान खरीदा, मतलब जो मकान आप पहले किराए पे रहती थी, बाद में आपने अपना मकान बनवा लिया, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। आपको मैं बता रहा हूँ लखनऊ का डेटा, लखनऊ में एक एक व्यक्ति के 2-2 बार 3-3 जगह पर वोट थे,
क्योंकि उसकी 2-3 बार शिफ्टिंग हुई। तो उसकी शिफ्टिंग में वो नया वोट तो उसने बनवाया, लेकिन पुराना कैंसिल नहीं किया। एसआईआर की प्रक्रिया में अब चूंकि वोट आपका एक ही जगह रहेगा, ये भी शुद्धिकरण में हो रहा है कि आपका ऑप्शन है कि आपको अब कहाँ रहना है वोटर। तो आप एक जगह जहां वोटर रहेंगे तो ये डुप्लीकेशन वाला काम भी खत्म हो रहा है, जो डबल ट्रिपल। अब बहुत सारे लोग थे जो शहर में वोटर भी थे और मूल अपने गांव में भी वोटर थे, लेकिन अब उनको जब ऑप्शन कहा गया कि आप या तो गांव में रहो या यहां रहो, तो वो एक जगह हो गया। तो और आप देखिए यूपी का अगर आप पुराना चुनाव का प्रतिशत देखें, मतदान का प्रतिशत, वो हमेशा 50, 55, 56, 57, 48, 60 के ऊपर नहीं गया। हाँ। तो वो गया इसलिए नहीं कि वोटर है ही नहीं, वो डुप्लीकेट वोटर सिंगल वोट डाल रहा है, तो डुप्लीकेट वाला वोट खराब हो रहा है। वो क्या व्यक्ति, इसीलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है? मुझे तो लगता है उसको इसको उसका स्वाभाविक सा कारण है। और मैं नहीं समझता कि हमारे वोट का नुकसान हुआ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बात पर फोकस किया कि अगर इस प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ है, तो इसमें लगभग हमको लगता है 18 साल से ऊपर की आयु के लोग 16 करोड़ के आसपास होने चाहिए। बिल्कुल। और उसमें 12 करोड़ हैं, 2 करोड़ करीब कट गया। तो हमको प्रयास करना होगा, और ये प्रयास चल भी रहा है कि हम ये जो बैकलॉग है इसमें जो इतना बड़ी 4 करोड़ का, इसको हम जल्दी से जल्दी उसको चिन्हित करके उसको वोटर बनाएं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि जो हम यूं लें, अगर पिछले 3 डिकेड्स की बात करें, इस 3 डिकेड्स में जो नौजवान था, जिसने इंजीनियरिंग करी, जिसने कोई योग्यता की, प्रोफेशनली कोर्स किया, तो इस पिछले 3 डिकेड्स में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं कम रही। जो इंजीनियर बना, अगर आपकी भी जानकारी में जितने इंजीनियर्स होंगे, कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर होगा, आप उससे पूछिए तुम कहाँ हो, तो मैं फलानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं नोएडा में हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं किसी बड़े शहर में हूँ, जहाँ भी सिलिकॉन सिटी है, आईटी सिटी है, वहाँ पर उसको अवसर मिला हुआ है, वो है, या विदेश चला गया है। तो इस तरीके की हमारे उत्तर प्रदेश में संभावनाएं कम रही। तो वह एक बड़ा बड़ा एक तबका हाँ उधर तबका है जो उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहा बाहर है, चला गया। लेकिन आबादी की दृष्टि से वो मूलतः उत्तर प्रदेश का माना जाता है, उत्तर प्रदेश का ही है वो। लेकिन अब वो जब रह रहा है बेंगलोर में, तो वो सोचता है कि मैं वोटर यहाँ क्या करने बनूंगा, या वो वहाँ वोटर ऑप्ट करेगा बनना, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना मकान भी खरीद लिया, अपार्टमेंट भी, उसे मालूम है कि अब मुझे यहीं रहना है। तो एक बड़ी आबादी है। बड़े शहरों में आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उठा के देखें, और जितने भी आप रिहायशी क्षेत्र को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उन मोहल्लों में, उन घरों में अब सीनियर सिटीजन रहते हैं। उनसे पूछिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर हैं और माता पिता रह रहे हैं। माता पिता यहाँ रह रहे हैं। तो वो भी तो है, वो भी वोटर भी तो गायब है। तो मैं तो इसे मान रहा हूं कि ये शुद्धिकरण है। और इसमें अब आप देखिएगा 2027 बहुत दूर नहीं है, 2027 में जब इलेक्शन होगा, तो अचानक आप ही के मीडिया के माध्यम से खबरें आएंगी कि लखनऊ में 90% मतदान हुआ, 92% मतदान हुआ, तो वोटिंग 85%। परसेंटेज क्या बढ़ेगा इस बार, लग रहा क्योंकि है? जो है वो वोट डालेंगे, और जो वोट डालेंगे तो प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा। और जो नहीं होते थे और खाली लिस्ट में होते थे, उससे हमारा मत प्रतिशत कम होता था। तो मतलब एसआईआर से आने वाले चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बनेगा चुनाव का। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अखिलेश तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। देखिए, उनका यह सोचना इसलिए क्योंकि वो लोग जाति धर्म पे ज़्यादा फोकस करके राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारी पार्टी है, हमारी सरकार ऐसा कतई नहीं सोचती है। और हमारी पार्टी का फोकस है कि हम सबको साथ लेकर चलें। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी है, तो उसमें सब तबकों को लेने की बात करी है। और एनआरसी की बात उनके मन में इसलिए आती है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है, हम जहाँ बैठे हैं लखनऊ में, यहाँ पर एक बड़ी आबादी है जो मूलतः हमारे प्रदेश की नहीं है। और मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि भाषा शैली से, बोलचाल से, और उनकी अगर ठीक से जांच जो सरकार कराने का प्रयास कर रही है, तो हमारे देश के भी नहीं है, दूसरे देश के लोग हैं। और आपको बता दूं, जो बात आपने विपक्ष के नेता का नाम लेकर कहा है, ये लोग उन पॉकेट्स पर फोकस करते हैं, इनके धरने प्रदर्शन में उन्हीं टीम्स को ये लेकर जाते हैं, ये इनकी भीड़ का हिस्सा हैं, इनकी वोट का हिस्सा हैं।
इन्होंने फर्जी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम किया है। और मैंने भी अपने क्षेत्र में जाकर इसकी जांच स्वयं की थी और मैं हैरत में था कि इनके पास सब तरीके के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। इनके पास श्रम कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। मैंने जब ये जानने की कोशिश की ये पैन कार्ड क्या होता है तो उसको ये नहीं मालूम है। मैंने कहा ये श्रम जानकारी कार्ड ही नहीं है। जानकारी नहीं है। मैंने कहा ये श्रम कार्ड का है तो क्या जानकारी नहीं है। मैंने कहा कहाँ बनवाया, कहने लगे एक ऑफिस में गए थे वहां सब बना है। तो उनको सब, और आपको जानकर हैरत होगी वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से ही सारे बने हुए हैं और पूरी की पूरी बस्ती में उसी क्षेत्र के उसी स्थान के सब बने हुए कार्ड्स हैं और वो लोग आके यहाँ रहते हैं। भाषा उनको जानते नहीं, यहाँ काम करते करते हिंदी भाषा तो बोलने लगे हैं वो, लेकिन मूल भाषा उनकी वो नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर, क्योंकि आधार पैन ये सब के द्वारा वो वोटिंग राइट भी बना लेंगे, वोटिंग राइट बने भी हुए हैं। तो कैसे, तो अगर हम कितना शुद्धिकरण में अगर ये पूछ रहे हैं कि 2003 में कहाँ थे आप, हम शुद्धिकरण में उससे पूछ रहे हैं कि 2003 में अपने माता पिता का डिटेल दो, तो वो फंसते हैं। और अगर हम उनसे पूछते हैं और हम कहते हैं कि आप मतदाता में सूची में नहीं रह सकते हैं, तो फिर पेट में दर्द इनके होता है, क्योंकि उनको लगता है कि सीधे ये हमारे वोट बैंक पर प्रहार हो रहा है। लेकिन ये तो शुद्ध होके रहेगा। आपने अपनी विधानसभा में भी जनसंपर्क किया एसआईआर को लेकर, लोगों से मिले हैं, किस तरह का एक बड़ा नेक्सस आपको दिखा कि जो फर्जी वोटर के रूप में यहाँ पर चल रहा है? नहीं, बड़े पैमाने पर है और मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर है और इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको 2003 का देना है, ये ही हमारा की पॉइंट है। इस की पॉइंट में देखिए, मैं नीरज बोरा, मेरे पिता स्वर्गीय डीपी बोरा, मैं पूरा इतिहास, कहाँ रहते थे हम लोग, कहाँ रहते थे, किस जगह थे, सब जानते हैं। आप अपने घर का पूछेंगे तो सब बता सकती हैं। तो जब हम लोग को मालूम है तो हमें बताने में कोई इतराज नहीं है हमें तो। और गवर्नमेंट ने तो एसआईआर की प्रक्रिया को बड़ा आसान किया हुआ है। आपके पास 13 चॉइसेस हैं, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए और हम मान लेंगे। हम तो खाली ये जानना चाहते हैं कि आप 2003 में भारत के किसी भी स्थान पर रहते थे। ये भी नहीं कि उत्तर प्रदेश में रहते थे। आप हो सकता है 2003 में उस समय आप बेंगलोर में रहते रहे हो, अब यहाँ है तो आप बेंगलोर का रिकॉर्ड दे दीजिए। तो इसमें कोई आपको दिक्कत क्या है देने में, और उस प्रक्रिया में आपको शामिल होने में दिक्कत क्या है? आप अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप शामिल होइए। और ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और इसे करना भी चाहिए। हम लोग जबरदस्ती ये कह के कि वोटर लिस्ट बड़ी है, एक्चुअल में वोटर पड़ रहे हैं, पता चला 3 लाख मतदान हो रहा है और कहने को 5 लाख है। तो हम एक तरफ हमारा ये भी जाता है कि लोकतंत्र में 2 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला, उनकी तो हमें ओपिनियन ही नहीं मिली। एक सवाल ये भी मन में आ रहा था कि कांग्रेस से आप बीजेपी में आए हैं, तो जब ये भी एक राजनीति इतिहास आपका रहा है तो थोड़ा सा राहुल गांधी पर भी बातचीत कर ली जाए। तो क्या कारण क्या रहा कांग्रेस से मोह भंग का? क्योंकि आपके पिताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे, आपने भी कांग्रेस में लंबे समय तक जुड़े रहे, फिर मोह भंग क्यों हो गया? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मैं ये कहूँगा कि उसका सिद्धांत है कंट्री फर्स्ट, राष्ट्रवाद, राष्ट्र को प्रथम परिता देना, और इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, सिद्धांतों से अपने आप को जोड़ा हुआ महसूस करता था। और बालकाल से ही मैं कह सकता हूँ कि मैं एक स्वयंसेवक के रूप में काम करता रहा हूँ और मेरी भावनाएं, अंतर्मन की भावनाएं जुड़ी रही हैं, जिसने मुझे प्रभावित किया। और मुझे ऐसा लगा कि देश की कमान आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अच्छे हाथों में जा रही हैं। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में करके दिखाया था, एक प्रदेश को डेवलप करके दिखाया था, एक मॉडल स्टेट के रूप में दिखाया था, और देशवासी तत्पर थे कि नरेंद्र मोदी जी को अगर देश की कमान मिलेगी तो देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मैंने ये निर्णय लिया कि हमारा देश एक सही हाथों में जाने वाला है और मुझे उन हाथों को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। और कांग्रेस की बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस मूल रूप से
भटक चुकी थी, कांग्रेस सिद्धांतों पे फेल हो चुकी थी, उसके जितने भी पूर्व के अनुभव थे या पूर्व का जो वर्तमान उस समय का नेतृत्व था, वो कहीं ना कहीं इतना कमज़ोर और शिथिल हो गया था कि स्वीकार्यता उसकी नेग्लिजिबल हो गई थी। तो ये सब कारण था। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर अपना वजूद खोती जा रही है। जिस कांग्रेस ने एक बार पूरे देश के अंदर राज किया हो, आज वो कांग्रेस बहुत ही सीमित रह गई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार मोदी जी के काम हैं, जिस प्रकार से लोगों की स्वीकार्यता है, आज नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर हमारा कभी नहीं कमल खिला था, वह हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है। सदर्न स्टेट्स में जहाँ पर हम नहीं जाते थे, आज हम उन स्टेट्स में हमारी एंट्री हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज उसकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। सर, क्या राहुल गांधी की स्पीच कौन लिखता है? कभी वो बोल देते हैं कि आलू लगाने की फैक्ट्री, तो कभी कुछ बोल देते हैं, उसके बाद मीम्स बनते हैं, फिर जस्टिफिकेशन भी वो देते हैं, पार्टी को नुकसान भी होता है, उनकी पार्टी के नेता भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या ये सब कारण है कांग्रेस जो लगातार पिछड़ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक राजपुत्र हैं और राजा बनने की क्वालिफिकेशन भी ऐसी है कि राजा को प्रजा के बीच में जाना चाहिए और प्रजा की समस्या और भाषा को समझना चाहिए। और जिनके पीढ़ियों में राजतंत्र रहा हो, तो उन लोगों का एक ग्रामीण स्तर पर, एक किसान के स्तर पर उतना अनुभव नहीं रहता है, उतनी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहती है, तो उनके मुंह से मुझे लगता है कि ये गलतियां होती हैं। ये गलतियां हमारे प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सफ़र तय किया वो एक प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से शुरू किया। प्रधानमंत्री जी का जो सफ़र है चाय बेचने से, तो उन्होंने उस स्थान पर काम करने वाले व्यक्ति को, एक रेडी वाले की जो समस्याएं हो सकती हैं, रेडी वाले की जो संघर्ष हो सकता है, उसको जाना, समझा उस चीज़ उसको समझा। और वहाँ से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, तो उन्हें उस पूरे जीवन का जो अनुभव है, इस वजह से प्रधानमंत्री जी आज उसकी सोचते हैं, आज रेडी वाले की भी सोच रहे हैं, आज स्ट्रीट वेंडर की भी सोच रहे हैं, और देश के सारे लोगों की सोच के बारे में सोचते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को एक बार फिर से स्कूलिंग करनी पड़ेगी, और जो लोग भी उनके सुझाव और सलाहकार हैं उनको भी मुझे लगता है जाना चाहिए उस स्कूल थोड़ा में। सीखना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कांग्रेस में सब एक जैसे हैं। मनीष तिवारी जी की बात की जाए, शिंदे जी की बात की जाए, शशि थरूर जी की बात का है, दे वेल नॉलेजेबल, अच्छे नेता हैं। तो लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व में अगर बदलाव लाया जाए तो शायद पार्टी को अच्छी दिशा और गति और एक अच्छा प्रभाव मिल सकता है देश में। देखिए, कांग्रेस में कांग्रेस की विडंबना ही है ये। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से देखें तो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्होंने हर तरीके से देश के उन नेताओं की कुर्बानी देने का काम किया। देश उस समय आज़ाद हुआ था और देश की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, लेकिन पटेल जी को उन्होंने वो मौका नहीं दिया, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि मैं नेतृत्व करूं। अगर पटेल जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह कालांतर में आप देखते जाइए, तो शास्त्री जी आए, लेकिन अब वो क्या रहस्य है वो तो भगवान जाने, लेकिन शास्त्री जी एक अच्छा नेतृत्व देने का उन्होंने प्रयास किया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो नेतृत्व बहुत दिन तक नहीं चला। तो उसके बाद भी जो परंपरागत रूप से इन लोगों ने उस नेतृत्व को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, जो नेतृत्व भारत की कमान को संभाल सकता था, भारत को आगे ले जा सकता था। जहां ऐसी बात आती थी वहां पर इन्होंने उनके अवसरों को खत्म करने का प्रयास किया और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि आज़ादी के समय ये अकेला दल था, बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, अकेला दल था, और सब लोगों ने इसके नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन को लड़ा है। तो अगर ये मौका सबको बराबर से लोकतंत्र इस पार्टी के अंदर होता तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक जाते। और हमारी तो पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पंडित नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे। उनको कश्मीर के मुद्दे पर
पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उससे सहमत नहीं थे कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान, 2 प्रधान नहीं नहीं चलेंगे। चलेगा। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर को हम आज अपना फाउंडर मानते हैं तो वो भी तो वहीं से आए थे। तो उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अवसर लोगों को नहीं दिया और अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे आपसे कि राजनीति में अपॉर्चुनिस्ट एक शब्द है, वो बहुत आम है। कोई भी नेता हो वो देखता है कि किस पार्टी में उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ उसका करियर लंबा जा रहा है, वो स्विच कर लेता है और इसको बहुत आम माना जाता है। बतौर नीरज वोरा जी, आप अपना बीजेपी में सफ़र को कहाँ तक देखते हैं? मैं बीजेपी के झंडे में ही अपना अंतिम सांस लूँगा। मैं 2014 लोकसभा चुनाव से पहले आया था और मैं पूरी तरीके से अपने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी संतुष्टि रखता हूँ और मुझे पार्टी ने जो जो दायित्व दिया, जो जो मौका दिया, उसके प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं और आज मैं सेवा अपने पार्टी नेतृत्व के इसी उस पर कर रहा हूं और मुझे जनता का सहयोग मिला है और निश्चित रूप से मुझे जो मिला है पार्टी ने दिया है और मैं पार्टी के प्रति ऋणी हूं और इस आभार को अपनी अंतिम सांस तक मानता रहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक नीरज वोरा जी, जो भले ही कभी कांग्रेस का दामन थामे हो, लेकिन अब उनकी यही इच्छा है कि वो जब तक हैं बीजेपी के साथ ही हैं। जुड़े रहिए हो हल्ला के साथ। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।